औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की सावी बैठक पर तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन और जो हमें आज सावी बैठक को सुन रहे हैं, लाइव फेसबुक पे सुन रहे हैं, हमारे किसान भाई और बहनें पाकिस्तान से जो सुन रहे हैं, उन सबको खुशामदीद। हमारे साथ आज दो माया नाज़ साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर फ़याज़ साहब हैं, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हैं सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान, और उनके साथ उनकी कलीग डॉक्टर राबिया सईद हैं, जो कि एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड हैं। तो उनका बहुत शुक्रिया आपको आज की महफ़िल में सावी बैठक में सर खुशामदीद मैडम और डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके आज टाइम देने का। हफ्ते वाले दिन छुट्टी होती है, आई नो, तो लेकिन ये आपका जो आज टाइम आप देते हैं, इसका बड़ा फ़ायदा होता है ज़िम्मेदारों को, आपके मशरूम को लेके आगे उनकी कपास की फसल की निगहदाश्त में उनको हेल्प होती है। तो जैसा कि आपको मालूम है डॉक्टर साहब और मैडम, चूँकि अभी हालिया बारिशें हुई हैं, तो किसान काफ़ी परेशान हैं और हमसे हमारी मुख्तलिफ जो सावी के जो आउटलेट्स हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं हर वक़्त कि इस वक़्त अच्छा उनकी फसल डॉक्टर को। साहब, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। जी, 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 प्लीज़। मैडम ने अभी ज्वाइन नहीं किया। ये मैडम ने जॉइन किया हुआ है, ये हारिस अब्दुल्ला के नाम से है। अच्छा ठीक है, जी, ठीक। जी, मैडम ने जॉइन किया हुआ है। जी, जी, ओके ओके, ठीक। जी, जी। तो बस मैं आपकी तरफ ही आने वाला हूँ। बस तो मैं ये कह रहा था कि अभी हमें मुख्तलिफ औकात में हमें ज़िम्मेदार हज़रात पूछते हैं कि अभी चूँकि बारिशें हुई हैं, उसकी वजह से सफ़ेद मक्खी का जो हमला है काफ़ी तेज़ हुआ है, और इसके साथ-साथ चूँकि जो फसल थोड़ी-सी पहले लगी हुई थी, वहाँ पर हमें जो गुलाबी सुंडी है, उसका भी हमला देखने को मिलता है। तो मैं डॉक्टर फ़याज़ साहब आपसे ही शुरू करता हूँ कि इन हालिया बारिशों में हमारी जो कपास की फसल है, वो किन मसाइल का शिकार है, और उसके लिए फार्मर को कौन-सी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए? जी, डॉक्टर फ़याज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर फ़याज़ साहब? साहब म्यूट हैं आप। जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी आपकी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जहाँ तक बात है व्हाइट फ्लाई और पिंक की, ये तो मैडम बात करेंगी इस पे। तो जो आपने बात की अभी बारिश के हवाले से कि बारिश की वजह से किन-किन मसाइल का सामना है कपास को, तो उस हवाले से मैं कुछ गुज़ारिशात पेश करता हूँ। इस वक़्त जो बारिशें इस साल हुई हैं, बाज़ इलाकों में कुछ हमने फार्मर्स का सर्वे भी किया है, तो उन्होंने ये बताया कि जी 25 साल पहले ऐसी बारिशें हुई थी। तो बारिशों की वजह से पानी काफ़ी खड़ा हुआ है कपास में, और उसके बाद अभी जो रिसेंट बारिश हुई है, इसकी वजह से भी कुछ मज़ीद पानी खेतों में जमा हो गया होगा। तो ये एक ओवरऑल मसला है जिसके लिए निमटना शायद इतना आसान नहीं है फार्मर के लिए, क्योंकि जिन इलाकों में बारिशें ज़्यादा हुई हैं, वहाँ निकासी का कोई सिस्टम नहीं है। तो ये एक इश्यू है, लेकिन जहाँ पे फार्मर खेतों से पानी निकाल सकते हों, उनको कोशिश पूरी करनी चाहिए कि खेत में पानी खड़ा ना रहे। क्योंकि कपास का पौधा जब पानी में कह लें कि डूब जाती हैं इसकी जड़ें वगैरह, तो जड़ें ऑक्सीजन लेना बंद कर देती हैं, उसकी वजह से फिर पौधे पे पीलापन होना ज़ाहिर हो जाता है। तो उसकी वजह से अगर पानी ज़्यादा दिन खड़ा रहे तो पौधा मुरझा के ख़त्म भी हो सकता है। तो इसलिए पानी का निकालना इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा जो पीलेपन की अलामत आ रही हैं या कई जगह पे फंगस के भी मसाइल आए हैं, तो साहब सॉरी, मैं आपकी वो भी। बात काटता हूँ। पहले पानी पे रुकते हैं कि आप कहते हैं कि जी। पानी को निकालना ज़रूरी है, और पहले ये बताएँ कि कितने दिन तक, कितने घंटे तक पानी जो है, वो कपास की फसल को कुछ नहीं कहता? ये 24 घंटे के बाद ये मसला शुरू होता है, और कितनी इंच तक पौधे के अंदर पानी खड़ा, तो ज़रा पहले पानी के मसले को हल कर लेते हैं। ये चूँकि फ्लडिंग हुई जी, है, एक किस्म की ज़्यादा बारिश हुई है। जी, जी, प्लीज़ डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह। जी। असल में ये पानी जो है ना, ये भी पौधे के कद पे डिपेंड करता है कि अगर पौधे का कद बड़ा है, तो ज़्यादा पानी से भी पौधे को ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन जो फसल लेट काश्त हुई, उसका कद भी छोटा है, वहाँ पे अगर पानी ज़्यादा खड़ा हो जाता है, तो उसको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अ, पानी खड़ा होने की मिकदार कितनी होनी चाहिए? नॉर्मली तो ये है कि पौधे की जड़ों तक पानी हो, तने को पानी टच ना करे। जब तने को टच करना शुरू हो जाता है, तो फिर मसाइल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और इसको निकालने के लिए जो मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार की जाती हैं, उसके लिए पंप के ज़रिए भी निकालते हैं कुछ लोग, लेकिन ये उसी सूरत में निकल सकता है
जहाँ पे कोई निकासी का सिस्टम हो। जहाँ हमने मुशाहदात किए हैं, खेतों में हम गए हैं, वहाँ फौरी तौर पे तो पानी निकलता नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन हमने उनको कुछ तजावीज़ दी हैं। उन पे मुस्तकबिल के हवाले से अमल किया जा सकता है, या आइंदा आने वाली बारिशों के हिसाब से आदमी थोड़ा-सा अगर चीज़ों को बेहतर कर ले, तो उससे कह लें कि सूरत हाल बेहतर हो सकती है। तो हमने जो कुछ फार्मर्स को मशवरे दिए सूरत हाल को देखते हुए, उसमें ये था कि अगर फ़र्ज़ करें एक किसान 10 एकड़ पानी लगा अपना कपास काश्त की उसने, तो उसमें 1 एकड़ कम से कम ऐसा हो जिसमें से वो मिट्टी उठवा दे। ये भट्ठे वाले मिट्टी उठा के ले जाते हैं और उसकी कीमत भी देते हैं। वहाँ से मिट्टी उठा के वो उस खेत का लेवल जो है वो नीचे हो जाएगा। वहाँ पे ऐसी क्रॉप की काश्त कर ले जो ज़्यादा पानी वाली हो, जैसा कि चावल है या मकई वगैरह, इस तरह की काश्त की जा सकती है। अगर ना भी करें, खाली भी छोड़ सकते हैं, घास वगैरह लगा सकते हैं। तो जब बारिशें इस किस्म की आएँ, अगरचे शुरू में पानी की कमी रही है, लेकिन बारिशें जो मौसमी हालात हैं, अब किसी वक़्त भी बारिशें आ सकती हैं और बड़ी शिद्दत से आ सकती हैं। तो उस पानी को जो बारिशों का है उसको वहाँ पे इकट्ठा किया जा सकता है। उसके उसका ये फ़ायदा होगा कि एक तो फसल बच जाएगी, दूसरा ये है कि वो पानी आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना ज़ेरे ज़मीन पानी में फ़िल्टर होकर जमा हो जाएगा। तो जो ग्राउंड वाटर लेवल हमारा नीचे हो रहा है उसको भी काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है। तो ये तो ये डॉक्टर तो साहब फिर है अगले एक साल की प्लानिंग हो लॉन्ग गई। अब इस साल की प्लानिंग जी, में तो जी, ये लॉन्ग फिर टर्म हाँ जी, इसमें इस साल में लॉन्ग टर्म अगर प्लानिंग की। जी, जी, तो इस जी, साल में जी। अगर कोई ज़्यादा है या खाले के अंदर भी पानी को ला सकते हैं, कुछ ऐसा तरीका हो क्योंकि पंप सब नहीं अफ़ोर्ड कर सकते फार्मर या पंप की एक्सेस नहीं है, बिजली नहीं है, वहाँ पे कैसे करेंगे? तो किस तरह से जी, पानी को बिल्कुल जो है आपने जी, दुरुस्त फरमाया। जहाँ पे खाले वगैरह साथ हैं और वो उनमें पानी नहीं खड़ा हुआ, तो नकों को खोल देना चाहिए खेत के। बंद ना रहें, उसमें पानी जितना वो खाले में जा सकेगा उतना कम से कम निकल सकता है। या कोई खाली खेत वगैरह कहीं पड़ा हुआ है, वहाँ पे पानी निकाला जा सकता है। तो ये किसान अपनी सूरत-ए-हाल को देखते हुए जो भी तरीकाकार वो इख्तियार कर सकता है, उसके ज़रिए से पानी को निकाल दें। ठीक। तो बहुत बाकी शुक्रिया। रही बात कि चलिए यहीं पे रुकते हैं कितनी डॉक्टर देर साहब, खड़ा फिर होना इस चाहिए? दूसरे क्वेश्चन की तरफ आपने फिर एक दोबारा सवाल आते किया हैं। था। जी, जी, जी। जी, जी। जो दूसरी तरफ आपने क्वेश्चन कहा था कि कितनी देर खड़ा होना चाहिए कितनी पानी? देर? जी, जी, प्लीज़। हाँ, उसमें ये है कि अगर हवा वगैरह बंद हो जाए तो फिर तो कह लें कि 48 घंटे भी खतरनाक हो सकते हैं फसल के लिए। लेकिन अगर हवा चलती रहे और मज़ीद बारिश ना हो, तो एक तो उसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो पौधा जो है वो उसमें हवस नहीं पैदा होता। दूसरा ये है कि हवा चलने से पानी जो है ना वो कुछ न कुछ कह लें कि बुखारात की शक्ल में उड़ जाता है और पौधा ज़्यादा बेहतर सर्वाइव कर सकता है। वैसे नॉर्मली ये है कि अगर 72 घंटे तक पानी खड़ा रहे और गर्मी भी बाद में धूप वगैरह अच्छी तरह निकल आए, तो उससे फिर पौधे को नुकसान हो जाता है। बहुत जी, शुक्रिया। डॉक्टर अच्छा, साहब। जब ये मसला मतलब इतने ज़्यादा दिन खड़ा हुआ तो ये वापस नहीं हो सकता, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं रिवर्स नहीं हो सकता। अगर एक दफ़ा पौधे की जो वो जो रूट सिस्टम है वो डैमेज हो गया तो वो रिवर्स नहीं हो सकता। क्या ख़्याल है डॉक्टर साहब? जी, उसमें ये है कि अगर पौधा फुली डैमेज हो गया, उससे तो रिवर्स नहीं होता। लेकिन हमने ये देखा है कि अगर पौधा मुरझाया है और उसके पत्ते वगैरह गिर भी जाएँ ना, तो अगर पौधे का तना सही हालत में है, उसको कोई फंगस वगैरह नहीं लगा या उसकी कह लें कि जड़ें वगैरह नहीं गली, तो उसके पत्ते दोबारा निकलना शुरू हो जाते हैं और पौधा दोबारा अपने कह लें कि कदमों पे खड़ा हो जाता है। लेकिन ये है कि उस पे भी टाइम मज़ीद ज़्यादा लगता है पौधे को अपनी असल हालत में आने के लिए। तो मेरे यहाँ पे कोलीग हैं पौधा डॉक्टर साहब, हमारे सावी जी। के उसामा हैं। उसामा जो कि फार्मर्स के साथ जाते रहते हैं। तो उसामा बताइए ये ज़िम्मेदारों को ये मसला कितने हद तक दरपेश आ रहा है? आप तो जो कि फार्मर से बातचीत करते हैं। जी उसामा, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लें। उसामा आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। जी सर। जी, जी बताइए पानी वाला सर मसला। मैंने काफी फील्ड विजिट किए हैं बारिश के दौरान भी और बारिश के बाद भी। तो जी, सर हमारे यहाँ पे ना ऐसे पैचेस में क्रॉप्स जो है ना वो पैचेस में जिस तरह पैच होता है ना दरम्यान में से बाकी सारी फसल तो ठीक खड़ी होती है।
लेकिन जहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है ना, मतलब कि एक खेत है और उसमें एक सीधी फसल है और एक पैच आ जाता है जहाँ से पौधे सूख जाते हैं। इसी तरह बारिश का पानी शायद वहां पे खड़ा होता है, या वल्लाह आलम क्या मसला है। मैंने उसकी रूट्स भी निकाल के देखी हैं, उसको रूट रोड नहीं था और फिर जीरे बिल्ट भी नहीं था उसके अंदर। तो सर आप थोड़ा सा बता सकते हैं उसके बारे में भी। और सर मेरा एक क्वेश्चन था कि हमारे यहाँ ना पौधे गिर बहुत रहे हैं, ये बारिश आती है पौधे गिर जाते हैं और उनके ऊपर बॉल रॉड का फिर अटैक हो जाता है। तो सर उसके बारे में भी अगर आप कोई अपनी रहनुमाई हमें दे दें तो बहुत बढ़िया होगा सर। बहुत शुक्रिया हाँ, जी डॉक्टर साहब। जी, इस हवाले से अर्ज ये है कि पौधे जो गिर जाते हैं ना, उनको सीधा करना ज़रूरी होता है। अब इसके लिए और कोई ऐसा तरीका नहीं है सिवाय इसके कि हाथ से इसको सीधा किया जाए। तो क्योंकि अगर पौधा गिरता है तो उसकी जड़ें भी नंगी हो जाती हैं और उसकी वजह से पौधा जल्दी डैमेज हो जाता है। और अगर कोई फ्रूट वगैरह लगा हुआ है, टिंडे लगे हुए हैं, तो वो अगर पानी में गिर गया है तो फिर बिल्कुल वो डैमेज हो जाते हैं। या अगर टिंडा खिला हुआ है और उस पर पुट्टी लगी हुई है तो वो पुट्टी सबसे पहले डैमेज होती है, क्योंकि उसके अंदर जो बनोला है वो जल्दी गल जाता है। तो इसका यही तरीका है कि पौधों को सीधा करना चाहिए जितना हो सके। अब पानी खड़ा है उसमें शायद इतना जल्दी मुश्किल पॉसिबल नहीं होता, मुश्किल होता है। लेकिन यह कि जो ही खेत में जाने की पोजीशन हो तो पौधे के साथ अगर मट्टी लगा दी जाए तो पौधे को सीधा कर दिया जाए, तो उससे ये जो लगा हुआ फल है उसको बचाया जा सकता है। बाकी जहाँ पैच की बात है, इसमें असल तो सूरत हाल मुआयना करने से पता चलती है, लेकिन जो मुमकिनात में से दो तीन चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। एक तो ये है कि वो जगह अगर नीची है और पानी वहाँ पे इकट्ठा हुआ है, तो एक तो पानी से बराह रास्त पौधे मुतासर हो सकते हैं कि वहाँ ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है। दूसरा ये भी हो सकता है कि पानी जो दूसरी जगहों से वहाँ पे शिफ्ट हुआ है, उस पानी में नमकियात हो सकते हैं बाकी हिस्सों में। ख़ुसूसन जो बेड्स के ऊपर जगह खाली होती है, वहाँ पे चूँकि बेड सिस्टम में जो खेलियों पे काश्त होती है, वहाँ पे पानी सिर्फ खेलियों में लगता है। तो जो नमकियात हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता जो बेड हैं, पटड़ियाँ हैं, उनके ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तो जब इस किस्म की बारिश आती है तो उससे वो बारिश के पानी के साथ घुल के वो उन जगहों पे चले जाते हैं जहाँ पे खेत में जगह नीची होती है। तो उस सॉल्ट्स के इकट्ठा होने से भी ये डैमेज हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं इसकी। तो इसका ये है कि अगर लेज़र लेवल शुरू में खेत को किया गया हो तो उससे काफ़ी हद तक इस चीज़ से ना बचत हो सकती है। तो यूनिफ़ॉर्म फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उससे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर डॉक्टर साहब, साहब। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अब डॉक्टर राबिया की तरफ जाते हैं। डॉक्टर साहब आपकी जो इस वक्त मुशाहदे में इस वक्त जो वाइट फ्लाई का हमें काफ़ी सुनने में आ रहा है, तो इसके बारे में बताइए कि ये इसकी कितनी हद तक जो है मसला है और इसका कि क्या पोटेंशियल हल है, कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे जो है ज़िम्मेदार इसको कंट्रोल कर सकता है। जी डॉक्टर साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू इनवाइट मी। सावी की टीम और ऑर्गेनाइजर का शुक्रिया कि इतने अहम मौजू पे जो है ना बात करने का मौका दिया। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जो कपास की फसल है इस पे डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ थोड़ी सी दूर से आ रही है, प्लीज़ थोड़ा करीब हो जाएं, थोड़ी सी ना क्लियर नहीं है आवाज़। थैंक यू। कपास की फसल पे कॉम्प्लेक्स कोई एक अटैक नहीं करता। इस तरह में हमने और उसके अलावा डॉक्यूमेंट रिपोर्ट है उसके उस अभी कहता है कि जैसे बारिश डॉक्टर साहब आप सॉरी, आपका माजरत के साथ अगेन, या तो माइक का आपका मसला है, आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही है हमें, या तो या फिर कोई पंखा की तरफ आपकी तरफ पंखा आ रहा है, उसकी वजह से आवाज़ जो है ना उसमें हो रहा है, वेव हो रही है आपकी आवाज़। प्लीज़ ज़रा देखिए। थैंक यू। ओके बारिश बारिश से पहले अब बेहतर है, अब बेहतर है। बारिश से पहले से पत्ती की तादाद बहुत ज्यादा थी। बारिश के बाद देख रहे हैं जो पहला है बारह जब बारिश हो रही है तो अगर रेट है कि वाइट फ्लाई की तादाद में इजाफा हो जाएगा। डॉक्टर अभी आवाज़ नहीं क्लियर आ रही, सॉरी माजरत के साथ, फिर ये सेम मसला आ रहा है। ओके या तो आप दोबारा ज्वाइन करके दोबारा लीव करके ज्वाइन करें, क्योंकि आवाज़ बिल्कुल मेरे ख्याल में डॉक्टर फयाज साहब आपको आवाज़ आ रही है या सायरा आपको आवाज़ आ रही?
जी डॉक्टर साहब, आवाज़ का इशू आ रहा है। मैंने चैट में भी लिखा है, तो आवाज़ जो है ना वो कट रही है बीच में, कभी मध्यम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही जी है। जी 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 जी, या तो तो उसके माइक शायद का कोई मसला नेट है। की स्पीड का इशू है, क्या है? देख रही हैं डॉक्टर साहब। तो तब तक अपने क्वेश्चन कोई डॉक्टर साहब आप पूछ लें। यार स्कूट असद साहब आपने ज्वाइन किया रहीम या खान यूनिवर्सिटी से, माशाल्लाह, तो बहुत मेहरबानी आपका। तो आप क्वेश्चन आप पूछ लें जो आपके फार्मर के क्या इस वक्त उनको जो मसाइल का शिकार है। तब तक फयाज साहब से आप क्वेश्चन पूछ लें। जी असद साहब, या एक्सपीरियंस शेयर करें आप, क्योंकि इसको हमारे जिम्मेदार भाई देख रहे होते हैं। तो ये कोई ऐसा कोई ये लेक्चर नहीं होता है, तो इसलिए कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहे या अपना कमेंट या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, जी प्लीज। डॉक्टर साहब, डॉक्टर फयाज साहब, चले मैं पूछता हूँ। डॉक्टर साहब, अभी इस वक्त अपने खादों का इस्तेमाल की जरूरत अभी है, किस हद तक है? चूंकि हमने शुरू वाले जो प्रोग्राम आपके साथ किए थे, तो हमने यूरिया की जो जो लगाने से थोड़ा सा मना किया था। तो जरा अभी आप बताएं कि खादों के इस्तेमाल के लिए जिम्मेदारों को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, ये बड़ा अहम सवाल है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त फसल जो है वो कह लें कि बड़ी क्रिटिकल स्टेज पे है इस वक्त। जिस फसल पे 8 से 10 टीडे लग चुके हैं और मजीद वो फल उठा रही है, तो उसकी खाद की ज़रूरत इस वक्त कह लें कि पीक पे है। सबसे ज़्यादा खाद की इस वक्त ज़रूरत होती है। अ, शुरू में भी कम होती है और एंड पे भी कम होती है। तो ये वो टाइम है कि इसमें खाद की मैनेजमेंट इंतहाई ज़रूरी है। अब जिन किसानों ने शुरू में खाद का इस्तेमाल नहीं किया, वो इस वक्त खाद लाजमी दें। उसमें खादों में वो मुख्तलिफ खादें इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइट्रोजन के लिए यूरिया के अलावा और भी मुतबादल खादें इस्तेमाल की जा सकती हैं। उनके अपने फ़ायदे हैं, यूरिया के अपने फ़ायदे हैं। मसलन अगर फल वगैरह ज़्यादा लिया हुआ है और बढ़ोतरी का ख़तरा नहीं है, तो यूरिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें ये है कि एक ही वक्त में एक बोरी ना डालें, तो आधी बोरी डालें पानी के साथ, उसको फ्लड कर दें या केरा करके पानी लगा दें। ड्रम के ज़रिए भी डाल सकते हैं, जैसे किसान के पास जो भी सहूलत मैसर है उसके मुताबिक वो कर सकता है। तो आधी बोरी अब डाल दें 10 से 15 दिन के वक्फे के बाद, बाकी डाल दें, ताकि वो खाद जो डाली है उसका ज़्यादा कम हो और पौधे को ज़्यादा मिले, तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। इसके साथ साथ जो यूरिया पहले इस्तेमाल कर चुके हैं वो अमोनियम सल्फेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फर का अपना रोल है, तो उसको कर सकते हैं। इसके अलावा जो गोरा खाद है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैन भी कहते हैं उसको, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ सूरतें हैं। ये इलाकों के हिसाब से किसानों की जो हमारे मुशाहदे में है ना, वो मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी यूरिया से वायरस आ जाता है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। वायरस का तल्लुक जो है वो एनवायरनमेंट के साथ है, जो मौसमी हालात होते हैं उसके साथ वायरस आती है, तो खाद के साथ नहीं है। बहरहाल ये है कि हर खाद की अपनी अफादियत है, और जो किसान उसको अपने कह लें कि हिसाब से, जो उनका पिछला तजर्बा है या जो कुछ वो अब पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको उससे बेहतरी या बेहतर पैदावार मिल रही है, वो उसको कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त खाद का इस्तेमाल करना इंतहाई ज़रूरी है। और इसके साथ साथ एक दो चीज़ें जो बारिश के बाद पीलापन आ जाता है फसल के ऊपर, उस हवाले से भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि चूँकि रूट्स की सफोकेशन हो जाती है, तो ऐसी फसल जहाँ पे रिचर वगैरह या गोडी का कोई सिलसिला हो सके, तो वो करवा देनी चाहिए। तो उसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि घास वगैरह जो ज़्यादा हो जाता है बारिशों के बाद, वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। और दूसरा ये है कि जो सफोकेशन रोड्स की हो चुकी है, वहाँ पे इरेशन नहीं हो रही, तो रिजर या हल चलाने से उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाती है। तो उससे पीलापन काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। डॉक्टर साहब, इसके इसमें ये अलावा कुछ बताइए, सॉरी माज़रत के साथ, कि कई दफ़ा देखा है कि कई बहुत बड़े बड़े झाड़े पौधे पौधे बन गए हैं, वहाँ पे स्पेस नहीं है।
तो क्या इस स्टेज पे भी क्या आप कभी कहते हैं कि जी आप छिद्राई पहले अगर से आपसे मिस हो गई थी तो अभी छिद्राई कर दें, या ये मतलब प्रैक्टिस आपको यूज करते हैं या कि नहीं होता? नहीं, इस स्टेज पे छिद्राई का अमल जो है ना उसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि पौधे अपनी कह लें कि कैनोपी अपनी शेप बना चुके हैं। तो अब अगर छिद्राई कराएंगे भी तो उसका फायदा नहीं होगा, नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो पौधे बड़े बड़े हो चुके हैं, हर पौधे ने कुछ ना कुछ टिड्डे तो लिए हुए हैं। अगर स्टेज पे निकालेंगे ना तो उतनी कंपनसेशन दूसरे पौधे करेंगे नहीं जितनी हम उनको निकाल के जाया करते हैं। तो जो मैं हल की बात कर रहा था, हल छोटी फसल पे चल सकता है, जो पौधे बड़े हो गए उन पे हल नहीं चलेगा, उसका नुकसान हो सकता है। तो उनके लिए मैं एक स्प्रे न्यूट्रिएंट्स का रिकमेंड कर देता हूँ उनको। वो अगर इस्तेमाल करें तो उससे काफ़ी हद तक फसल जो है वो बेहतर हो जाती है। किसान भाई नोट कर सकते हैं इसको, मैं आस्ता ज़रा बता देता हूँ ताकि सबको पता चल जाए। तो उसमें यह है कि मैग्नीशियम सल्फेट ले लें, या 500 ग्राम तक ले सकते हैं, और जिंक सल्फेट आप 300 ग्राम ले लें। बोरेक्स जो है वो 200 ग्राम ले लें, और फेरस सल्फेट 50 ग्राम। इन सबको अलग-अलग पानी में हल कर लें, और 2 किलो यूरिया इसमें डालना है। तो ये एक पूरा मिक्सचर बन जाएगा, इसको आपने फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। जो किसान ट्रैक्टर के ज़रिए स्प्रे नहीं करते, वो टैंकियों का हिसाब लगा सकते हैं कि इसको अगर फ़र्ज़ करें उन्होंने 5 टैंकियाँ फी एकड़ इस्तेमाल करते हैं, तो 5 अलग-अलग हल करने के बाद 5 लीटर उसका बना लें, तो हर टैंकी में 1-1 लीटर डालते जाएँ और बाकी दूसरा पानी डाल के तो इसको स्प्रे करते जाएँ। तो इससे जो फोटोसिंथेसिस का अमल रुका हुआ है और जो क्लोरोफिल कम हो गया है, वो उस इस इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से, ग़िज़ाई अज़ा की वजह से वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा और फसल काफ़ी फ्रेश हो जाएगी, तो डॉक्टर बहाने की साहब ये तो तरफ आ आपने जाती है। बड़ा अच्छा गुर बताया। इससे मतलब एक तो पौधे की सेहत मजबूत हो जाएगी, उसके टिंडे, फूल, जी, कॉली। लेकिन अब चूँकि बारिशें आ रही हैं तो हमने इसको थोड़ा-सा बताएँ कि मौसम के हिसाब से देखें अगर, तो इसलिए हम ये अक्सर कहते हैं कि हमारी सावी को ऐप को देखें, आपके ऊपर अगले 7 दिनों का आपको मौसम मिल रहा होगा, कि आपको अंदाज़ा है जी, कि जी। किन दिनों में बारिशें नहीं होनी, तो कितने दिन का वक़्फ़ा होना चाहिए कि आप जब ये स्प्रे करें तो उसके कितने दिनों बाद बारिश मुतवक्किल है? अगर कल बारिश होने वाली है तो फिर तो स्प्रे ना करें ना जी, थोड़ा-सा इसको जी, और बिल्कुल। फिर इस अ, फार्मूले को दोबारा भी जी, रिपीट जी। कर दीजिए डॉक्टर साहब। जी, डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल, अगर बारिश होने वाली है तो फिर तो स्प्रे का फ़ायदा नहीं है, और ना ही पेस्टिसाइड का फ़ायदा होता है, ना ही किसी फर्टिलाइज़र के स्प्रे का फ़ायदा होता है। तो इसमें कम से कम 3 दिन या फिर 6 या 7 दिन हों, तो फिर इसका ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और मैं स्प्रे को दोबारा भी बता देता हूँ, लेकिन इसकी 1-2 एहतियाती तदाबीर भी बता देता हूँ। अगरचे अब बारिशें आ रही हैं, लेकिन अगर नॉर्मल मौसम में अगर बारिशें रुक गई या किसी इलाके में अगर बारिश नहीं आई, तो कोशिश करें कि फसल उस वक़्त पानी ना माँग रही हो, यानी पानी उसको लगा हुआ हो, और उसके बाद जब बदतर कंडीशन या उसके बाद 3-4 दिन के बाद आप करें, यानी फ फसल जब फ्रेश हो, तो फिर इस स्प्रे का ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि पत्तों के मसाम जो हैं वो खुले होते हैं, और उनका जो फोटोसिंथेसिस का अमल भी सही हो रहा होता है, तो ये अच्छी तरह जज़ब हो सकती है। और ये सिर्फ़ पीलेपन वाली फसल के लिए नहीं, ये सेहतमंद फसल को भी कर सकते हैं। उसके लिए इसके अपने फ़ायदे हैं। उसमें फल ज़्यादा लगेगा, फल गिरने की शरह कम हो जाएगी, तो टीनों का साइज़ भी बेहतर हो जाएगा। स्प्रे मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि मैग्नीशियम सल्फेट 500 ग्राम, जिंक सल्फेट 300 ग्राम, बोरेक्स 200 ग्राम, और फेरस सल्फेट 50 ग्राम। इन सबको अलग-अलग पानी में हल करेंगे। 2 किलो यूरिया ले लेंगे, उसको भी उस पानी में हल कर लेंगे। तो इसको फिर 1 एकड़ की ये डोज़ है। अगर कोई टैंकियों में इस्तेमाल करना चाहता है तो पूरा जो हल करने के बाद 5 लीटर का एक बना लें वॉल्यूम, और 5 टैंकियाँ अगर एक कोई इस्तेमाल करता है तो 1-1 लीटर फी टैंकी डालते जाएँ, और बाकी पानी दूसरा डालते जाएँ, और उसको स्प्रे करते जाएँ। तो
इससे इंशाल्लाह काफी ये बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब। ये केमिकल कहाँ से, ये आपके पेस्टिसाइड दुकानों से मिल जाता है, कहाँ से मिलेगा ये जो आपने मैग्नीशियम सल्फेट? हाँ जी। नॉर्मली ये कुछ पेस्टिसाइड वाले भी रखते हैं, इसके अलावा जो मार्केट में कुछ पैकेट्स की शक्ल में जिंक सल्फेट भी मिलता है और बोरेक्स भी मिलता है, उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। या फिर जहाँ पे केमिकल स्टोर्स वगैरह हैं तो उनसे भी ये चीज़ें मिल जाती हैं आसानी से। मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह ये इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन इसका फायदा बहुत है। ये कितने पैसों तो की है डॉक्टर यूरिया तो साहब? फार्मूला कितने का बनेगा ये तकरीबन सारा? फायदा कितना ये होगा तकरीबन इसका? हाँ जी, ये पहले तो ये 300 का नुस्खा था, मेरा ख्याल ये 300 में नहीं आएगा क्योंकि महंगाई बढ़ गई है कुछ, तो तकरीबन 4 से 500 की रेंज में होगा। फिर भी तो इसका ओवरऑल जो फायदा है जी, वो एक तो जो फल ज्यादा गिरता है उसको रोकता है ये, और दूसरा जो टीनों का साइज है ना उसको बेहतर करता है। तो जो पैदावार बनती है ना कपास की, वो दो चीज़ों से बनती है। बुनियादी तौर पर अगर पौधों की तादाद पूरी है तो उसके बाद फिर ये दो चीज़ें हैं, एक टींडों की तादाद और टींडों का वजन। अगर इनको मैनेज कर लिया जाए तो इससे पैदावार बेहतर हो सकती बहुत है। जी डॉक्टर शुक्रिया, साहब। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मेरी कोलीग है सारा। सारा, आप क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं डॉक्टर साहब से? जी प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि आज मेरी अपने यहाँ पे फैसलाबाद अयूब में जो हमारे कॉटन के एक्सपर्ट्स हैं उनसे मेरी डिस्कशन हो रही थी, तो हमारा ये था कि कॉटन जैसे कि इस दफ़ा इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है वो कॉटन के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है। जैसे पहले बहुत गर्मी का मौसम रहा है और अब काफ़ी बारिशें जो है वो स्टार्ट हो गई हैं, तो कॉटन जो है हमारी क्रॉप जो है वो बहुत सफ़र कर रही है। तो ऐसे सिलसिले में फार्मर्स जो है, जैसे कि अभी बारिश हो रही है, तो उनके लिए फार्मर्स के लिए क्या तजवीज़ है? जैसे अभी मैं इनबॉक्स में देख रही थी कि उसामा जो मेरे कोलीग है उन्होंने भी पूछा कि बारिश के बाद जो कपास है उसके लीव्स जो है वो रेड होना शुरू हो गए हैं। तो ऐसी छोटी छोटी परेशानियां आ रही हैं फार्मर्स को, तो इसके लिए कोई कल्चरल प्रैक्टिसेस या कोई ऐसे स्प्रे जो आप फार्मर्स को रिकमेंड करें कि वो किस तरह जो है वो क्रॉप को प्रोटेक्ट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो डैमेज से बचाया जा सके क्रॉप को। थैंक यू। जी सर, इसमें यह है कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये चैट में मैंने अभी देखा है एक मैसेज है, उसमें उन्होंने बताया कि रेड कलर हो रहा है लीव्स का ना। तो नॉर्मली ये होता है कि टेम्परेचर अचानक जब गिर जाता है तो उसकी वजह से फिर रेडनिंग शुरू हो जाती है क्रॉप के अंदर। लेकिन अगर सिर्फ लीव्स रेड हैं और उसकी टॉप जो है वो अफेक्ट नहीं हुई या हार्ड नहीं हुई, तो वो एक टेम्परेरी इफेक्ट है, वो वक्त के साथ रिकवर हो जाता है पौधा है। कुछ साल पहले कपास में रेडनिंग की एक बीमारी आई थी, जिससे ये था कि उसकी जो कॉम्पल है जहाँ से आगे फूट शुरू होती है नई, वो हार्ड हो जाती थी और मजीद उसमें से आगे ग्रोथ नहीं होती थी। तो इस साल उस तरह की कंडीशन नहीं है, तो टेम्परेरी रेडनिंग है। और ये बेसिकली ये होता है कि जब क्लोरोफिल बनना ख़त्म हो जाता है, तो जब रूट्स की सफोकेशन हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं मिलती, पौधा क्लोरोफिल नहीं बनाता, तो उसकी वजह से फिर ये एक और मादा है एंथ्रोसायनिन, वो इकट्ठा हो जाता है लीव्स में, जिससे रेडनिंग आती है। तो जो ही पौधा बहाली की तरफ आता है, उसमें जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि रूट्स में अगर सफोकेशन है तो उसमें गोडी अगर हो सके तो वो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर गोडी मुमकिन नहीं है कि गोडी इसलिए मुमकिन नहीं होती कि एक तो फसल का काज ज़्यादा होता है, दूसरा ये है कि कुछ फार्मर्स जो हम रिकमेंड करते हैं 2.5 फुट का बेड, वो फार्मर जो है वो कोई 2.25 का बना रहे होते हैं, कोई 2 का बना रहे होते हैं, तो उसमें फिर ट्रैक्टर पॉसिबल नहीं होता कि जा सके। तो इस सूरत हाल में फिर गोडी शायद पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए फिर मैंने दूसरा जो स्प्रे रिकमेंड किया ना, उसको किया जाए। और अगर एक दफ़ा से बेहतरी ना आए, क्योंकि हर फसल की नौयत मुख्तलिफ हो सकती है, किसी में सीवियरिटी कम होगी, किसी में ज़्यादा होगी, तो इस स्प्रे को रिपीट भी किया जा सकता है हफ्ते 10 दिन के बाद। तो उम्मीद है कि इससे बेहतरी आ जाएगी। जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यहाँ पे मियाँ सालार साहब का सर का क्वेश्चन है, तो काइंडली आप उनका क्वेश्चन ले लें। जी सर,
आपने हैंड रेज किया, आप क्वेश्चन पूछें। जी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अफवार अख्तर बात कर रहा हूँ, मैं राजमपुर से। सर ये हमने जो 30 एकड़ काश्त की हुई थी सर कपास, वो जो अगीती काश्त की हुई थी वो तो खत्म हो चुकी है। अब जो ये जो यानी कि गंदम के बाद काश्त की है वो भी ऐसा ऐसा खत्म हो रही है। जो अगीती थी सर इस दफा उस पे येलोइंग ऑफ लीव्स आ गई है उसकी, यानी कि उस पे कुछ पत्ते जो है ना नीचे से येलो होना शुरू हो गए। अब जाके वो एक टर्मिनेशन यानी कि हो रही है, वो टर्मिनेट हो रही है। जो अब गंदम के बाद काश्त ना सर, उसके ऊपर बहुत ज्यादा पेस्ट का प्रेशर बना हुआ है। एक तो सफेद मक्खी ने सबसे ज्यादा यानी कि अटैक किया हुआ है, किसी जहर से नहीं मर रही। और कुछ कुछ गुलाबी का भी अटैक है, और इस दफा चितकबरी और लश्करी का भी बड़ा अटैक है सर बॉल्स के ऊपर। उसके लिए अब क्या किया जाए, उस बॉल उस कॉटन को कैसे अब सर्वाइव किया जाए? बहुत महंगी होती जा रही है, जिस तरह की पेस्टिसाइड मिल रही है, जिस तरह की फर्टिलाइजर्स मिल रही है। अब कपास का यानी कि बहुत ही महंगी तरीन फसल होती जा रही है। अब उसके लिए क्या किया जाए सर, जो अगीती है या पछीती है? अच्छा। ये वाकई इस साल, ये साल जो है कपास के लिए शायद इतना फेवरेबल नहीं है, क्योंकि शुरू में कुछ इलाकों में पानी नहीं था, फिर गर्मी बहुत पड़ी, और अब बारिशें शुरू हुई हैं तो बारिशों की कहने की शिद्दत ज़्यादा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस दफ़ा मसाइल कुछ पहले से ज़्यादा हैं कपास के हवाले से। जहाँ तक बात ये आपने किया कि जी अप्रैल की काश्त है और वो टर्मिनेट हो चुकी है। अब इस हवाले से टर्मिनेट टर्मिनेट होने से क्या मुराद है आपकी, कि पौधा आगे चल नहीं रहा, या वो बिल्कुल कह लें कि ख़त्म हो गई है और सारे टिंडे जो लगे हुए थे वो खिल गए हैं? तो ऐसी फसल को तो बेहतर है फिर उसकी चुनाई वगैरह करके ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ये है कि अगर आप उसकी पिक्स वगैरह शेयर कर सकें तो उससे ज़्यादा बेहतर हो सकता है कि मशवरा आदमी बेहतर दे सकता है कि वाकई ये टर्मिनेट हो चुकी है या एक आर्जी इफेक्ट है। बाज़ अवत ये होता है कि पौधे खिले हुए टिंडे खिल जाते हैं, जो बोल लगे हैं पौधे के ऊपर 8 से 10 टिंडे अगर खिल गए हैं तो कपास एक दफ़ा रुक जाती है, और उनकी चुनाई करके जब दोबारा खाद और पानी दिया जाता है तो दोबारा चलना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ वैराइटीज़ में इस किस्म की करैक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे शुरू में 1 टू 1 में थे, और SS 32 में भी खाद और पानी की चूँकि ज़रूरत इसकी ज़्यादा है, तो इसमें भी इस तरह की सूरत-हाल पैदा हो सकती है। तो मैं सरेदस्त तो यही कह सकता हूँ कि आप फसल को पहले अच्छी तरह देखें या किसी एक्सपर्ट को दिखाएँ, और फिर फैसला करें कि आया इसको टर्मिनेट करना है या नहीं करना। दूसरी बात, जहाँ तक जो गंदम के बाद की काश्त वाली है, उसमें मसाइल आप जो बता रहे हैं वाक़ई शदीद हैं, और इसका भी अगर आप चूँकि मैडम राबिया ने ये टॉपिक उनका है व्हाइट फ्लाई और दूसरी चीज़ें, तो जो मसाइल आप बता रहे हैं उसमें व्हाइट फ्लाई शिद्दत से है, कंट्रोल नहीं हो रही, और बाकी लश्करी और दूसरी सुंडियों का भी हमला है। तो राजनपुर में ये मसाइल हैं, पिछले सालों में भी ये मसाइल रहे हैं, और वहाँ पे व्हाइट फ्लाई का बड़ी शिद्दत से हमला होता है। तो असल में इसकी अगर रीज़न देखी जाए तो उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं, कि जो सफ़ेद मक्खी है इसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत कुछ पेस्टिसाइड्स के खिलाफ़ आ चुकी है, और ये इलाके के हिसाब से भी मुख्तलिफ है। मैडम के पास इसका डाटा था, वो अगर ऑनलाइन होती हैं तो वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकेंगी। बहरहाल ये है कि होता ये है कि अगर एक किसी दवाई से व्हाइट फ्लाई कंट्रोल हो रही है तो फार्मर उसी दवाई को बार-बार करता है, जिससे क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है, तो फिर वो कंट्रोल नहीं होती व्हाइट फ्लाई। तो शायद इसी किस्म के मसाइल राजनपुर के इलाके में हैं, या फिर ये है कि किसान अपनी मर्ज़ी से उसकी डोज़ कम कर लेता है या बढ़ा लेता है, उससे भी मसाइल पैदा होते हैं। और या फिर ये है कि अपनी मर्ज़ी से कोई मिक्सचर बना लेता है, 2-3 दवाइयों को मिक्स करके, या किसी डीलर के मशवरे से या किसी किसान को देख के वो 3-4 दवाइयाँ मिक्स करता है और कहता है जी चलो कुछ ना कुछ तो इससे फ़ायदा होगा। तो उसमें ब कभी फ़ायदा हो भी जाता है, लेकिन उसका पौधों के ऊपर स्ट्रेस भी आ जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो
पेस्टिसाइड्स जो हैं वो बड़ी एहतियात से करनी चाहिए और उनकी मकदार को आगे पीछे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इस बड़ी रिसर्च के बाद ये इसकी मकदार जो है वो इसका तयन किया जाता है। तो बहरहाल ये है कि फार्मर को कुछ अपना भी एक कहने के तरीक़ाकार है और हर इलाके के हिसाब से मुख्तलिफ है। तो मसाइल आपके हैं बिल्कुल, इसमें यह है कि आप अपनी फसल का मुआयना करवाएं किसी अपना एग्रीकल्चर के माहर से, उसमें एक्सटेंशन वर्कर से या किसी और जो भी आपके पास हो। डॉक्टर साहब आई वाज जस्ट वेटिंग, मैंने कहा शायद सारा ने सारा क्वेश्चन पूछेगी। यही मैंने उस दिन ये सलार साहब से कभी यहाँ पे डिस्कशन हुई डिटेल में, पिछली दफा बात हुई थी, सलार साहब ने कहा था कि चूंकि वो जो पहले महकमाना एक राय होती थी कि आप जो है इतने अरसे पहले कपास की काश्त ना करें, चूंकि अभी टाइम सूट नहीं करता। तो तब देखते हैं सर मैम राबिया हैं हमारे साथ मीटिंग में। मैम राबिया, अगर आप जो सलार साहब हैं उनको सफेद मक्खी के बारे में गाइड कर दें। जी आपकी आवाज जी मैम, जी आ रही है। अब आवाज आ रही है जी। सफेद मक्खी जो है इसको जिस तरह डॉक्टर ने बताया वो मैम आपकी आवाज बहुत स्लो है, आप थोड़ा या तो अपने हैंड फ्री गई हो तो वो थोड़ा पास कर लेंगे आप, मोबाइल अगर आपके पास है तो आप उसको थोड़ा पास कर लेंगे। पेस्टिसाइड्स हैं वो इतनी इफेक्टिव नहीं है इसके लिए जो अवेलेबल है मार्केट में, तो इस वजह से जो है है हवाले से, क्योंकि फार्मर्स 30 सालों से यही यूज करें से इसमें आफत आती है। तो इसके लिए सीसीआर तो बाकी कॉल पैकेट्स वो हमने तरफ करवाए, जैसे कि अगर सेलिंग स्टेज पे ही येलो स्टिक ट्रैप्स पीले करने वाले पंखे लगा दिए जाए, उससे काफी हद तक जो है मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज का मसला है फिर, अगेन सॉरी, आपकी आवाज ठीक नहीं है, नहीं समझ नहीं आ रही कतन, बिल्कुल एक ही लफ्ज भी नहीं समझ आ रहा। तो मेरी आप ऐसे करें, फोन से ज्वाइन करें या लैपटॉप से छोड़ दें, फोन से ज्वाइन करें, मे भी शायद बेहतर हो। तो अब हमारे साथ हमारे अपने माशाल्लाह सीईओ सावी इंजीनियर मुश्ताक गिल साहब हैं। हम पहले पानी की बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब गिल साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, आप बल्कि यूएस में हैं। तो ये अभी फयाज साहब भी बता रहे थे कि जो कि फसल को जब काश्त करते हैं तो जिम्मेदार उसकी वो जमीन की लेबलिंग सही नहीं रखते। तो अब बारिश जब हुई है तो बारिश का पानी किसी एक नुक्कर की तरफ इकट्ठा हो गया, वहां पर गंदम अपना जो हमारी कपास की फसल है उसका ज़ाया हो रहा है। तो आप जरा बताएं कि पानी को किस तरह से मैनेज किया जाए और उसमें लेजर लेवलिंग की कितनी इंपॉर्टेंस होती है शुरू में। ये तो टाइम तो अब सर से गुजर गया है, लेकिन आप कुछ इसके बारे में कहना चाहेंगे गिल साहब? आप म्यूट हैं सर। जी गिल साहब आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। नहीं शायद वो नहीं अभी अनम्यूट। गिल साहब आप म्यूट कर लें, आप अनम्यूट करें अपने आप को। जी गिल साहब पानी के बारे में बात कर रहे थे। तो पानी वाला जो मामला है वो बहुत ज़रूरी है। एक तो इस दफ़ा हमारी फसल को, मैं तो कहता हूँ शायद अल्लाह ना करे नज़र ना लगी। हम बहुत खुश थे इस दफ़ा कि हमारा जो है वो कॉटन का जो एरिया था वो नीचे जा रहा था, वो उसकी कर्व वापस आना शुरू हुई थी। तो अभी डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे तो बड़ा क्रिटिकल मामला है। तो इसको आने वाले जो कि इसको मौसमी तब्दीलियां हम कह सकते हैं, जो हम इंग्लिश में क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तो क्लाइमेट चेंज का एक किस्म का हमें कह लें कि आउटपुट हमें नज़र आ रही है देखने में कि ये मसला जो है हमें आने वाले वक्तों में और इसका सामना करना पड़ेगा। तो इसके बारे में गिल साहब आप बताना चाहेंगे कुछ कंजर्वेटिव एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस क्या है जिससे हम जो है ना इस तरह के मामला से अपनी जिम्मेदारों को जो है उनकी हेल्प कर सकते हैं? जी गिल साहब आप म्यूट हैं, फिर आपको अच्छा अनम्यूट। डॉक्टर साहब मैं जरा एक मैसेज है अपना चैट में, जी जी प्लीज आंसर तो कीजिए। जी किसी ने पूछा है कि टिंडे ब्लैक हो रहे हैं तो इसका क्या किया जाए। जी प्लीज। तो ये नॉर्मली ये होता है कि टिंडे जब थोड़े से ओपन होते हैं तो उस पर बारिश पड़ने से ना फंगस लग जाती है, तो फंगस की वजह से फिर वो काले होना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें आप कोई भी फंगिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, थायोफिनेट मिथाइल है, एक कुसोगामाइसिन है, ये मुख्तलिफ जो भी आपको वहाँ से अवेलेबल हो
वो आप लें और उसकी जो रिकमेंडेड डोज लिखी हुई है पैकेट के ऊपर, उसके मुताबिक आप जो मुतासरा टिंडे हैं उन पे स्प्रे करें। और अगर आप ये मौसमी हालात अगर इसी तरह रहते हैं तो फिर बेहतर होगा कि आप पूरी फसल पे करें, ताकि फंगस का हमला उन पे ना हो सके। जो टिंडे लग चुके हैं कम से कम वो तो महफूज हो जाए। जी डॉक्टर साहब। मैं मैम रबिया का फिर दोबारा मैं अब ज्वाइन कर लिया। जी डॉक्टर साहब आप बताएं, अब कंटिन्यू करें वहीं से, वाइट फ्लाई का जो मसला है हमारा सफेद मक्खी का। जी जी, उसके बारे में आप बता रही थी डॉक्टर जी आबिया। अब आवाज आ रही जी है? जी बिल्कुल, अब बहुत आवाज आ रही है? आप बहुत बेहतर है, वेल डन, वेरी गुड, माशाल्लाह, थैंक यू। जी प्लीज। जी, यहाँ पे जैमर लगे हुए हैं, जहाँ पे हम रहते हैं ना, यहाँ जैमर लगे हुए हैं। कल इलेक्शन है तो उसकी वजह से आई थिंक कोई इशू आ रहा है इंटरनेट में ना। ठीक है, अभी ठीक है हाँ, बात। इस वजह से। जी जी, ओके। आप तो मैं वो व्हाइट फ्लाई का मैं जी जी, जी वाइट जी फ्लाई सफेद का। मक्खी की बात करते हैं कि जब बारिशों का पहला स्पेल जो गुजरा है, उससे पहले सफेद मक्खी का जो हमला था वो बहुत शदीद था। बारिशों के बाद इसमें थोड़ी कमी देखने में आई। अब दोबारा से बारिशों का स्पेल स्टार्ट हो गया है, हो सकता है कि इसमें कमी हो आगे नेक्स्ट। लेकिन अगर टेम्परेचर राइज कर जाता है तो ये पहले से भी ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाएगा सफेद मक्खी का हमला, क्योंकि हाई टेम्परेचर जब इसको फेवर करता है इसकी पॉपुलेशन को बढ़ने में। दूसरा, यहाँ पे एक बात हुई थी कि जितनी भी पेस्टिसाइड्स हैं वो इसके लिए इफेक्टिव इतनी नहीं रही अब, क्योंकि व्हाइट फ्लाई में कुफ्ते मुताफत आ चुकी है। एक ही पेस्टिसाइड का बार बार इस्तेमाल, ये मार्केट में जितनी पेस्टिसाइड्स हैं वो वही हैं जो कितने सालों से ही चलती आ रही हैं, जैसे पायरिप्रॉक्सीफेन है, सिटामेप्रिड है। तो इनके बार बार इस्तेमाल की वजह से इनकी जो है अफादियत कम हो गई है, पेस्ट में रेजिस्टेंस आ चुकी है। तो इसके लिए हमने सीसीआरआई में जो है अल्टरनेट जो मेथड्स हैं कंट्रोल के वो मुतारफ करवाए हैं। और बल्कि हम फार्मर्स को भी बताते हैं कि ये जैसे ही क्रॉप आप मतलब सोइंग करेंगे, उसके बाद जब सीडलिंग स्टेज पे क्रॉप आती है तो येलो स्टिकी ट्रैप्स, पीले चिपकने वाले फंदे होते हैं, वो लगा दें 10 फी एकड़ के हिसाब से। तो ये होगा कि व्हाइट फ्लाई मैनेज होगी। होता ये है कि स्प्रे जब शुरू कर देते हैं ना फार्मर स्टार्ट में ही, तो ये व्हाइट फ्लाई के पैरासाइट होते हैं, मतलब बायो कंट्रोल एजेंट, किसान दोस्त कीड़े, वो स्प्रे से मर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि व्हाइट फ्लाई की पॉपुलेशन, एक तो मौसम फेवर उसको होता है कि फेवर कर रहा होता है, दूसरा उसके किसान दोस्त कीड़े मर चुके होते हैं, तो व्हाइट फ्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है, क्रॉप काली हो जाती है जिसकी वजह से। तो उसके लिए ये है कि अगर पीले चिपकने वाले फंदे लगाएंगे तो जो व्हाइट फ्लाई है वो ईटीएल जिसे कहते हैं मुआशी नुकसान की हद तक देर से पहुंचेगी। 1 एकड़ में हम 10 रिकमेंड करते हैं, 10 फी एकड़ के हिसाब से लगाएं। तो इससे क्या होगा कि किसान दोस्त कीड़े भी बच जाएंगे और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल भी कम से कम होगा। दूसरा, एक और हम रिकमेंड करते हैं कि आप पायरेथ्राइड्स का इस्तेमाल ना करें। पायरेथ्राइड्स फार्मर क्या करते हैं कि उसी टाइम जिस टाइम सफेद मक्खी आ रही होती है, गुलाबी सुंडी का हमला भी हो जाता है, तो वो पायरेथ्राइड्स जिसमें बायोफेंथ्रिन है, ट्राइएजोफास, प्रोफिनोफॉस, ये तो ऑर्गेनोफॉस्फेट है, बायोफेंथ्रिन हो गई, इसके अलावा और भी हैं पायरेथ्राइड्स, उनका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। बायोफेंथ्रिन तो हर फार्मर यूज करता है तकरीबन। उससे क्या होता है, रिसर्जेंस आ जाती है सफेद मक्खी में, इसकी तादाद बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, सफेद मक्खी कंट्रोल नहीं होती। तो हमारी तरफ से ये रिकमेंडेशन होती है सीसीआरए की तरफ से भी और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी कि पायरेथ्राइड का इस्तेमाल अगस्त के एंड तक ना करें, कोशिश करें इससे इज्तनाब करें, ताकि जो है सफेद मक्खी का मसला ना बने। और अब जैसे बारिशें हो रही हैं, बारिशों का स्पेल है, तो सफेद मक्खी तो अभी कम है, लेकिन हो सकता है बाद में ज्यादा हो जाए। तो इसके साथ साथ एक और कीड़ा गुलाबी सुंडी जो है, उसके हमले में शिद्दत का खतरा है, क्योंकि बारिशें उसे फेवर करती हैं। अगस्त में वैसे भी उसकी जो है सेकंड मतलब जो डाया पासिंग जनरेशन है वो इमर्ज होनी शुरू हो जाती है। तो जैसे ही बारिशें खत्म होंगी, बारिशें भी फेवर कर रही हैं, ऊपर से उसका टाइम है जो सीजनल उसकी अकरेंस होती है, तो उसका खतरा बहुत ज्यादा है गुलाबी सुंडी के हमले का। तो उससे बचाव के लिए जो है फेरोमोन ट्रैप्स हैं, जिससे ये जो सेक्स फेरोमोन ट्रैप्स हैं जिसके अंदर गोसिप्लोर होता है लेयर के अंदर, वो 8 फी एकड़ के हिसाब से हम रिकमेंड करते हैं मैनेज करने के लिए। तो अगर 8 फी एकड़ फेरोमोन ट्रैप्स लगा लिए जाएं, अगर जिसने नहीं भी लगाए हुए फार्मर ने वो भी लगा लें, क्योंकि अब बारिशें हैं, पेस्टिसाइड का स्प्रे वैसे नहीं हो सकता, तो मैनेजमेंट के लिए 8 फेरोमोन ट्रैप्स फी एकड़ के हिसाब से लगाएं, तो गुलाबी सुंडी की जो मैनेजमेंट है उसमें काफी मौसर होगा ये सारा। और इसमें लेकिन ख्याल ये रखना होता है, जो इसके अंदर लेयर्स, जिसे मैंने कहा गोसिप्लोर के लेयर्स होते हैं कैप्सूल, वो हर 15 दिन बाद चेंज करने हैं, हर 15 दिन बाद वो कैप्सूल चेंज करने हैं, तो इससे काफी जो है गुलाबी सुंडी के हमले में कमी देखने में आएगी। इसके अलावा एक और टेक्नोलॉजी भी है, पीबी रोप्स।
पीबी रोप्स अगर फार्मर को अवेलेबल है तो वो जरूर लगाए, क्योंकि ये बहुत मौसर है, इसके लिए इफेक्टिव है गुलाबी सुंडी के लिए। तो जो इसकी कंपनी है वो तो क्लेम करती है कि 90 दिन तक इफेक्टिव है, लेकिन वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि इसका जो है फ्लक्चुएशन हो सकती है 70 टू 90 डेज, लेकिन ये लगाने चाहिए और ये बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है अगर अवेलेबल है तो। ये तकरीबन 120 फी एकड़ के हिसाब से लगाए जाए। तो दूसरा इसमें एक अच्छी गुड न्यूज ये भी है कि एक प्रोजेक्ट मिला है सीसीआरआई मुल्तान को गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें इस पीबी रोप्स की इंस्टॉलेशन पे सब्सिडी भी दे रहे हैं। 1000 रुपीज फी एकड़ के हिसाब से सब्सिडी मिल रही है पीबी रोप्स लगाने पे। तो अगर जिस फार्मर ने लगाए हुए हैं वो राब्ता करे सीसीआरआई से या एक्सटेंशन डिपार्टमेंट से, तो उन्हें सब्सिडी मिल जाएगी। तो मैम इसके अलावा सॉरी मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे फार्मर्स को ये भी बता दें कि अगर फी एकड़ जैसे आप कह रहे हैं पीबी रोप्स का या फेरोमोन ट्रैप जो आप कह रही हैं, तो वो फी एकड़ तकरीबन कितना का खर्चा आ जाता है, और अगर गवर्नमेंट उस पर 1000 रुपया सब्सिडी भी दे रही है, तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो पेस्टिसाइड्स वगैरह इस्तेमाल ना करें, तो वो उनके लिए कितनी जो है वो बचत है, कितना वो जो है वो इससे उनको मुनाफा भी हो रहा है। तो इसके बारे में भी आप किसानों, जैसे कि आप जानती हैं महंगाई का दौर है, महंगाई काफी हो रही है, तो ये भी किसानों के लिए जो है वो जानना बहुत जरूरी है कि उनका फी एकड़ जो है वो खर्चा कितना आएगा अगर वो ये टेक्निक भी यूज कर रहे हैं। जी जी हाजी मोहम्मद और उसामा आपका क्वेश्चन भी लेते हैं इसके बाद। जैसे फेरोमोन ट्रैप्स की मैं पहले बात करूंगी। फेरोमोन ट्रैप्स जैसे मैंने बताया कि 8 फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करने, 8 फी एकड़ के हिसाब से। तो एक ट्रैप जो है, जो ट्रैप होता है वो मिलेगा 60 रुपीज का, और उसके अलावा जो उसमें लेयर है वो 100 रुपीज का है। तो 8 लगाने हैं ये फी एकड़, और 15 दिन बाद इसका लेयर चेंज करना है। तो आप उसकी कैलकुलेशन कर लें कि ये स्प्रे से कम ही पड़ता है। दूसरा ये है कि जो पीबी रॉप्स की मैंने बात की है, तकरीबन 120 लगानी है, और 100 की जो प्राइस है वो है तकरीबन 38 या 3700। तो जब 1000 की सब्सिडी मिलेगी तो 27 में तकरीबन ये पड़ेंगे। मतलब ये पेस्टिसाइड के, और तकरीबन ये 80 डेज तक इसका मतलब ये इफेक्टिव रहते हैं, 80 डेज तक। तो अगर फार्मर स्प्रे शुरू करता है तो यहाँ पे फार्मर्स होंगे ऑनलाइन, तो वो खुद अंदाजा कर सकते हैं कि वीकली स्प्रे करने पड़ते हैं। एक दफा आप स्प्रे स्टार्ट कर देंगे बॉलवर्म्स के लिए, क्योंकि एक स्प्रे से कभी कंट्रोल नहीं होता, 3 कंसेक्टिव स्प्रे जो है वो यूज करने पड़ते हैं। 3 मतलब जिस तरह मुख्तलिफ स्प्रे हैं, तो उनकी अगर कॉस्ट लगाई जाए तो ये उससे काफी कॉस्ट इफेक्टिव है, पीबी रोप्स लगाना या फेरोमोन ट्रैप्स। तो इस हिसाब से जो है ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, क्योंकि जो लेयर्स फेरोमोन ट्रैप्स लगाएंगे ये कंट्रोल नहीं करेंगे, मैनेज करेंगे। मैनेज का मतलब ये है कि मुआशी नुकसान की हद तक जो है, जो 5% है, तो उस तक पहुंचने में ये जरा डिले हो जाएगा इसका। और जबकि पीबी रोप्स जो है, पीबी रोप्स तो 90 डेज तक उसको ईटीएल लेवल पे आने ही नहीं देंगे, तकरीबन 90 डेज तक, क्योंकि टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन की वजह से थोड़ा सा मतलब डिले वो भी हो सकता है कि जल्दी आ जाए अटैक। तो ये सारा कॉस्ट इफेक्टिव है। और इसके बारे में जो है, इसके अलावा हमने सीसीआरआई मुल्तान ने एक मशीन भी डिजाइन की है जिसे कहते हैं मैकेनिकल बॉल पिकर। पिंक बॉलवर्म ऐसा कीड़ा है कि पेस्टिसाइड से तो इसका कंट्रोल होता ही नहीं है, 3 कंसेक्टिव स्प्रे भी कर लेंगे फिर भी इसका डैमेज रह जाएगा। तो इसकी मैनेजमेंट ही यही है कि कल्चरल प्रैक्टिसेस पे हम आए, तिब्बती तरीका जो है वो इंस्ताद उस पे आए। तो इसके लिए मशीन तैयार की है सीसीआरआई मुल्तान ने, जिसे कहते हैं मैकेनिकल बॉल पिकर। तो वो हमने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है 5 स्टेशन। ये मशीन क्या करेगी, जो लेफ्ट ओवर बॉल्स के स्टिक्स पे वो सारे अच्छा, मेरे ख्याल फिर आपका इंटरनेट का मसला दोबारा आ गया, तो हम थोड़ी देर फिर आपको ब्रेक देते हैं जब तक आपका इंटरनेट ठीक हो जाए। तो हमारे साथ अभी क्वेटा से शामिल हुए हैं हमारे माशाल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत वहाँ पे काम भी कर रहे हैं। तो बताएंगे वहाँ पर, चूँकि वहाँ पे तो दूसरी कॉटन हमारी ऑर्गेनिक कॉटन जो है, हबीबुल्लाह शाह साहब आपने ज्वाइन किया है, आप बताएं ऑर्गेनिक कॉटन में। तो ये खैर ये बहुत अच्छा तरीका है जो मैडम बता रही थी, ये पीवी रोप्स हैं और ये जो येलो कार्ड जो जो आप इसको उर्दू में चूँकि जिम्मेदार देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये
हमारे माशाल्लाह एक्सटेंशन के जो डिपार्टमेंट ने उन्होंने हमारे जिम्मेदारों के इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया हुआ है। तो नहीं है तो अगर जिम्मेदारों के बारे में और पूछना है तो इसके ऊपर एक वीडियोस बनी हुई है, सावी के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, तो आप वहां से देख लीजिएगा। हम उसका देर का फासला होना चाहिए, मतलब कि कितनी देर बाद दूसरी स्प्रे करनी चाहिए। और दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि मैम जो पीबी रोप्स हैं वो तो इतनी इजीली अवेलेबल ही नहीं है, और मार्केट में उनके लिए बहुत वेटिंग लिस्ट है। तो उसके मुतालिक भी आप थोड़ा सा बता दें कि हम पिंक बोलवर्म को अगर हम उसके लिए एजेंसी फंदे भी लगा रहे हैं तो वो प्लास्टिक के वो बैग्स में रख के, वो जो प्लास्टिक के थैले से बने हुए हैं उनके अंदर रख के हम वो लगाते हैं कैप्सूल, तो मैम उसको वो बारिश से इफेक्ट नहीं होंगे? मेरे बस ये 3-4 क्वेश्चन थे। जी क्वेश्चन आपके काफी अच्छे हैं। इसमें ये है कि पीबी रोप्स की अवेलेबिलिटी इशू तो है, तो जिसको मिल रहे हैं वो इंस्टॉल करेगा, उसे सब्सिडी मिलेगी। इसीलिए हमने पीबी रोप्स की प्रोविजन पे हमने सब्सिडी नहीं दी, इंस्टॉलेशन पे दी है। दूसरा जो इसका अल्टरनेट मैंने बताया कि फेरोमोन ट्रैप्स है। फेरोमोन ट्रैप्स के अंदर लेयर्स लगते हैं, तो ये डब्बा बिल्कुल आपने उसकी देखी होगी, अगर देखा है तो वो कवर होता है। फेरोमोन ट्रैप जो कैप्सूल लगता है वो नीचे की तरफ लगता है कि अगर बारिश आ भी जाएगी तो उसे कोई इफेक्ट नहीं होगा, कैप्सूल को कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे लगा होता है कि उसपे कोई चीज के इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब वो बिल्कुल नीचे की तरफ लगा होगा डब्बे के अंदर। तो वो प्लास्टिक के शॉपर नहीं होते, वो डब्बे बने हुए होते हैं। तो डब्बे के नीचे की तरफ, ढक्कन के नीचे की तरफ लगा होगा, तो उसपे कोई इफेक्ट नहीं आएगा बारिश का। और 8 फी एकड़ के हिसाब से लगाएंगे तो मैनेजमेंट होगी। मैंने कंट्रोल नहीं कहा, मैनेजमेंट कही है कि ईटीएल पे जो 5% इसका डैमेज है वो देर से आएगा। मतलब अगस्त के अगर शुरू में ही आ जाए तो आपको देखें कितने स्प्रे करने पड़ेंगे, और ये एक स्प्रे से कभी भी नहीं कंट्रोल होगा, 3 कंसेक्टिव स्प्रे करने पड़ेंगे। जब भी आपने पिंक बोलवर्म के लिए स्प्रे करना है तो 3 लगातार स्प्रे करें, और तकरीबन 6 दिन के वक्फे से। ज्यादा वक्फा भी करेंगे तो जो रेजिडुअल इफेक्ट है ना उसका, एक पेस्टिसाइड का आजकल जितनी भी आ रही है उनका रेजिडुअल इफेक्ट नहीं है। तो तकरीबन मतलब उसका मतलब ये है कि असर जो है उसका 1 हफ्ते के अंदर-अंदर खत्म हो जाता है। तो 3 कंसेक्टिव स्प्रे करेंगे तो ही कंट्रोल मिलेगा। इसके पीछे भी ये फिनोमिना है कि जो पिंक बोलवर्म है इसके लार्वों को कंट्रोल आप नहीं कर सकते। लार्वों को कंट्रोल इसलिए ही नहीं कर सकते कि जैसे ही हैचिंग होती है तो 35 मिनट के अंदर जो पहला इसका स्टार है, ये जो लार्वा जैसे ही हैच होता है 35 मिनट के अंदर बॉल के अंदर चला जाता है, और बॉल में भी कोई सुराख नहीं छोड़ता कि पेस्टिसाइड बॉल, कोई ऐसी पेस्टिसाइड नहीं है जो बॉल के अंदर तक जाए। तो इस ये हम कंजेक्टिव स्प्रे 3 इसलिए कहते हैं कि जैसे ही हैचिंग हो तो वहां पे उसका रेजिड्यू पड़ा हो पेस्टिसाइड का, और लार्वा जो है उसके एक्सपोजर में आ जाए, या एग लेइंग जैसे ही होती है और हैचिंग हो 3 दिन बाद जैसे हैचिंग होती है तो लार्वा एक्सपोज हो जाए, पेस्टिसाइड पड़ी हो, तो ही कंट्रोल होगा। अदरवाइज आप जितने मर्जी स्प्रे करते रहे तो कोई ये गुलाबी सुंडी का जो है कंट्रोल नहीं होगा। और 3 कंसेक्टिव स्प्रे के बाद भी आप अगर देखेंगे तो तकरीबन 60 या 70% कंट्रोल होगा। 100% कंट्रोल आप नहीं ले सकते पेस्टिसाइड स्प्रे के बाद। दूसरा आपने बात की है व्हाइट फ्लाई की, तो हमने इसके लिए लैब में भी स्टडीज की हैं और फील्ड में भी की हैं इसकी एफिकेसी चेक करने के लिए पेस्टिसाइड्स की। तो कोई भी पेस्टिसाइड जितनी भी अवेलेबल हैं ऐसी नहीं है कि जो मोर देन 65% इसका कंट्रोल देती हो। हर पेस्टिसाइड जो है वो 60% दे रही है। तो इसके लिए भी हम ये कहते हैं कि 2 कंसेक्टिव स्प्रे करें, और स्प्रे का वक़्फ़ा जो है 1 हफ्ते से ज़्यादा ना हो। 2 कंसेक्टिव स्प्रे करेंगे तो इसकी पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है जी मैम, थैंक यू। सलार साहब आपका क्वेश्चन है, आप पूछिए, आपको क्या सवाल करना चाह रहे हैं आप? जी सलार साहब, आपको आवाज आ रही है? सलार साहब की मीटिंग आई थिंक हो गई है। हाजी मोहम्मद, आपका क्वेश्चन था, आपको काइंडली क्वेश्चन करें, आपको क्या पूछना था? हाजी मोहम्मद, आप म्यूट हैं। हेलो। मैम मैं एक और क्वेश्चन कर लूँ? जी 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 जी, पूछे। मैम हमारे पास फार्मर की क्वेरीज आ रही हैं कि हमने वाइट फ्लाई के लिए स्प्रे किया था तो हमारी ना कॉटन की बढ़ोतरी रुक गई है। तो हमसे फार्मर बार बार पूछते हैं कि हम उसकी बढ़ोतरी के लिए क्या करें क्या करें क्या करें, तो आप इसके बारे में काइंडली कुछ टेस्ट कर सकती हैं?
जी जी, ये पेस्टिसाइड उसने कौन सी स्प्रे की है, कोई उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है? मैम वो क्योंकि पोलो कह रहे थे, पोलो और हाँ जी, ऊलाला हम स्प्रे कर रहे हैं। जी। ये मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि कुछ पेस्टिसाइड्स हमने इसके ट्रायल्स किए हैं। तो कुछ पेस्टिसाइड्स ऐसी हैं जिसका फाइटोटॉक्सिक इफेक्ट है। फाइटोटॉक्सिक मतलब वो पौधे की बढ़ोतरी उसको स्ट्रेस देती है। तो पोलो तो हम कहते हैं कि अभी करें ही ना, जब तक ना क्रॉप जो है बड़ी ना हो जाए। छोटी क्रॉप पे तो पोलो का करना ही नहीं चाहिए। जैसे ही इसको डायफेंथ्रिन इसमें है प्रोडक्ट, डायफेंथ्रिन एक्टिव इंग्रेडिएंट, तो ये जब भी आप करेंगे तो क्रॉप स्ट्रेस में आएगी। तो इसे अर्ली स्टेजेस पे बिल्कुल ना करें डायफेंथ्रिन को। दूसरा फ्लोनिकामिड है, वो क्रॉप को स्ट्रेस नहीं देती, डायाफेंथ्रिन देती है। अगर उसने ये स्प्रे किया है तो क्रॉप की ग्रोथ रुक गई होगी, तो उसके लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या यूरिया वगैरह, ये डॉक्टर फयाज साहब बैठे हैं, तो वो आपको गाइड करेंगे कि क्रॉप की ग्रोथ कैसे बढ़ाई जाए। तो इसी ये हमने काफी इसके मतलब व्हाइट फ्लाई के प्रोडक्ट्स हमने टेस्ट किए हैं, तो उनमें डायाफेंथ्रिन जो है ये सबसे ज्यादा ग्रोथ को रोकता है। बायोफेंथ्रिन के भी इम्पैक्ट आते हैं, ग्रोथ पे स्ट्रेस देती है। जितने भी पायरेथ्रॉइड्स हैं ये स्ट्रेस देते हैं, या ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जैसे ट्राइएजोफास है, ये भी स्ट्रेस देगा। तो इसीलिए कोशिश की जाए कि सॉफ्ट इंसेक्टिसाइड जैसे फ्लोनिकामिड है, ये नीम केमिस्ट्री इंसेक्टिसाइड है, इस तरह की इंसेक्टिसाइड। पायरीप्रोक्सीफेन कोई इतनी ज्यादा स्ट्रेस नहीं देगी। एसिटामेप्रिड जो है वो ग्रोथ रेगुलेटर है, वो ग्रोथ को बल्कि प्रमोट करेगी एसिटामेप्रिड जो है। तो ये व्हाइट फ्लाई के लिए ही दवाइयां हैं, तो इनमें भी जो है सिलेक्शन करनी पड़ती है कि कौन सी दवाई पहले की जाए और कौन सी बाद में। तो डायाफेंथ्रिन तो बिल्कुल एंड स्टेज में जाके करनी चाहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। जी सलार साहब, आप क्वेश्चन पूछे। आप म्यूट या अनम्यूट करें, क्वेश्चन पूछे, क्या जी पूछना जी, चाह रहे हैं? मेरा मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से कि भी जो, हेलो मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, जी, आ आ रही रही है। है। जी, मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से कि भी डॉक्टर साहब मैंने कहा कि भी ये हमारे डॉक्टर बने हुए वो जो सलार साहब, आपकी जो आवाज सुपर सेटर क्लियर नहीं वाले है। आप वो बॉक्स ये में जो है वो अपना नहीं है। क्वेश्चन बता मैं दें। पिछले साल दो कर लगाए मैंने लेकिन हर साल जो जवान का अभी का सलार साहब, आपकी आवाज कि क्लियर नहीं आ रही है। आप इनबॉक्स में जो है वो अपना क्वेश्चन लिख दें, तो वहां से पढ़ के फिर आपका क्वेश्चन जो है उसका आंसर कर देते हैं। आप इनबॉक्स कर दें क्वेश्चन, फिर वहां से आपका जो है वो क्वेश्चन जो है उसको पूछ के आंसर जो है वो कर देते हैं। जी मैम, जैसे आप अभी बता रही थी कि पिंक बॉलवर्म के लिए जैसे मेरा सीसीआरआई मुल्तान विजिट था। डॉक्टर साहिब के साथ मेरी बड़ी अच्छी मीटिंग थी, फील्ड में भी मैं उनसे गई थी। उन्होंने मुझे पिंक बॉलवर्म जो ये पिकर है उसके बारे में भी उनसे भी मेरी बड़ी डिस्कशन हुई थी। जैसे कि आप बता रही हैं कि आपके जो है वो आपने 5 स्टेशन जो है वहाँ के प्रोवाइड कर दिए, तो आपको क्या किसी फार्मर की तरफ से अच्छे रिव्यू आए हैं कि ये जो वो पिकर जो यूज कर रहे हैं मशीनरी, इससे जो है वो उनके नेक्स्ट ईयर पिंक बॉलवर्म का अटैक जो है वो बहुत कम आया है? क्योंकि जो मेरे इल्म में है वो इस मशीन के थ्रू जो नेक्स्ट ईयर जो पिंक बॉलवर्म के जो असरात होते हैं, जो डैमेज होता है, वो बहुत कम होता है फसल पे। तो इससे रिलेटेड अगर मतलब क्या कोई जैसे कि सीसीआरआई, तो वहाँ पे तो जाहिर सी बात एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, लेकिन फार्मर्स ने यूज किया उसकी उनकी तरफ से क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया इस पे? जी, फार्मर्स के जो फील्ड्स हैं वहां पे सीसीआरआई ने ही ये मतलब चला के मशीन तो उनको दिखाए हैं, डेमो प्लॉट्स ही लगाए हैं। तो ये ही हम मोटिवेट करते हैं फार्मर्स को। एक्चुअली फार्मर ये है कि नई टेक्निक की तरफ जाता नहीं है। हम उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लें। वो सबसे पहले सोचता है कि मेरा फायदा क्या होगा, कि अगर मैं मशीन चलाऊं, डीजल की प्राइसेस इतनी ज्यादा हैं तो मैं कहाँ से कॉस्ट बेयर करूंगा। लेकिन अगर इसको कैलकुलेशन की जाए तो उससे फायदा ही फायदा है। अभी हम फार्मर्स को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप स्टेशन से लें, फ्री ऑफ कॉस्ट लें। बल्कि उनको बताएं, हम स्टेशन जिसना साहिवाल स्टेशन पे सीसीआरआई का सब स्टेशन है, तो वहां से वो मशीन लें और उनको बल्कि स्टेशन वाले ही जाके ऑपरेट करके देंगे, तो उनको फायदा ही होगा। तो अभी ये है कि हम फार्मर को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप मशीन लें और जाके अपने फार्म पे चलाएं। तो लेकिन वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं फार्मर्स।
तो अब लेकिन उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह अब हम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस साल जो है फार्मर्स हमसे डिमांड करेंगे तो हम उनको मशीन्स प्रोवाइड करेंगे और वो चलाएंगे। इसमें उनको फायदा ये है कि देखिए जो उनके ग्रीन बॉल्स स्टिक्स पे रह जाते हैं, कॉटन स्टिक्स पे, और उन्होंने वीट लगानी होती है, वो कॉटन को खत्म कर देते हैं। ग्रीन बॉल्स लगे होते हैं स्टिक्स पे, तो वो जाया जाते हैं। 3 से 4 बॉल जो है फी स्टिक जो जाया हो जाते हैं। अगर ये सारे कलेक्ट किए जाएं तो फी एकड़ जो है उनकी यील्ड उनको मिलेगी। क्योंकि ये मशीन आपने देखा होगा, अगर आपने सीसीआरआई का विजिट किया है, तो जितने भी होते हैं ना अनपिक बॉल, वो जो बॉल्स होते हैं लेफ्ट ओवर, वो सबको पिक कर लेती है। उसमें वो ग्रीन बॉल्स भी पिक हो जाएंगे, तो वो जब ओपन होंगे तो उसकी जो लिंट है वो जब सेल होगी तो उनको तकरीबन फी एकड़ से जो फायदा है, तकरीबन 25,000 का जो है फायदा था। हमने कैलकुलेशंस की है बकायदा इसके बारे में। तो फार्मर को फायदा है। दूसरा, उनकी जो है वीट की सोइंग टाइमली हो जाएगी। और जो स्टिक्स जिसको कहा जाता है कि सोर्स है इसका पिंक बोलवर्म का, वो भी वो प्रिजर्व आराम से उसको स्टोर कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं उसको उल्टा पुल्टा करने की या उसको मतलब भट्टों में जलाने की। तो वो सेफली जो है वो स्टिक्स को स्टोर कर सकते हैं अगर ये मशीन चलाएंगे तो इस फॉरम के थ्रू मैं ये फार्मर्स को कहना चाहूंगी कि ये मशीन लें और अपने अपने फील्ड में चलाएं पिकिंग के बाद, और उनको फायदा ही होगा इसका। जी मैम, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैम जैसे कि अभी आपने कहा कि टेक्नोलॉजी की तरफ जाना हमारे मतलब किसानों का जो है ये बहुत मुश्किल है। इसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग्स चाहिए होती है किसानों को। जैसे इसको कहते हैं ब्रेन वॉशिंग चाहिए होती है कि किसान जो है वो इस बात पे यकीन कर सके कि ये वाकई उनकी फायदे की चीज़ है। तो क्योंकि किसान जो वो इस तरफ अभी नहीं आ रहे कि वो पिकअप जो है वो नहीं इस्तेमाल करे, तो आप इन किसानों के लिए क्या रिकमेंड करती हैं कि वो किस तरह से गुलाबी सुंडी जो है इसके हमले को कंट्रोल करें, और आने वाले सीजन में भी जो जब वो कपास की हार्वेस्टिंग हो जाती है तो उसको जो है वो किस तरह से मैनेज करें कि अगले साल जो है वो उनको कम से कम अटैक जो है वो इसका देखना पड़े गुलाबी सुंडी का। जी, इसके लिए हम कहते हैं कि जो है 31 जनवरी तक छड़ियों की कटाई जो है वो मुकम्मल कर लें, 31 जनवरी तक। और उसके बाद जो है ना सर्दियों में हल चला के तो उसमें पानी दे दें। उससे क्या होगा कि जो इसके प्यूपे होते हैं ना गुलाबी सुंडी के, वो जमीन के अंदर होते हैं। जब वो पानी देंगे मतलब जमीन को इरिगेट करेंगे, तो उसमें क्या होगा, प्यूपे मर जाएंगे। तो वो नेक्स्ट सीजन में जो है इसकी इन्फेस्टेशन कम हो जाएगी। दूसरा, छड़ियों को उल्ट पुल्ट करना, ये तकरीबन कंपेन्स भी चली है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी, और हम भी कहते रहते हैं। और जितने भी नीचे जो कचरा वगैरह होता है ये भट्टे वाले ले जाते हैं। कचरा जो है वो भट्टे वालों को दे के तो उसे मतलब डिस्कार्ड कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ये है कि जिस चीज को हम इग्नोर करते हैं वो है डबल सीड। गुलाबी सुंडी जो है 2 सीड्स को आपस में जोड़ के समाई नींद जो है ना डाया पास में जाती है। तो वो डबल सीड जो है वो स्टोर में ही, जब ये सीड स्टोर करते हैं तो वहीं पे रह जाते हैं। वहां पे ही ये जो है ना डाया पासिंग स्टेज में रहती है। जब इसको निकालते हैं तो सोइंग के टाइम पे ही क्या होता है कि इसकी इमरजेंस होती है। तो हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि सीड जो स्टोरेज है उनको फ्यूमिगेट करना चाहिए। तो इसके बाद जो है सबसे अहम चीज जो मैं बात करूंगी कि जिसपे सोइंग डेट है, जिसपे हम फार्मर को भी कहते हैं कि सोइंग डेट का बड़ा ख्याल करें। अब देखें इस साल जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं वो अर्ली सोइंग पे आए। हमने जो रिकमेंडेशन दी हुई है वो है कि 1 अप्रैल से कबल काश्त ना करें। लोगों ने इस दफा मार्च में भी लगाई है, और जितनी भी कॉटन इफेक्ट हुई है, जिस तरह ये अभी बात हो रही थी, विल्ट की बात हो रही थी, जो पैचेस में कॉटन खराब हुई है, वो हमने सर्वे किया है पैथोलॉजी की टीम के साथ, हमारी एंटोमोलॉजी की भी टीम थी। और जितना भी ये पैचेस आए हैं वो सारे अर्ली सोइंग में जो मार्च में है। अप्रैल वाली कॉटन इतनी इफेक्ट नहीं हुई जितनी मार्च की हुई है। मार्च में जिस जिस फार्मर ने भी लगाई है सबकी जो कॉटन है वो अफेक्ट हुई थी विल्टिंग से, और ये पैरा विल्ट थी। तो ये टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन की वजह से भी, और काफी रीजन जो डॉक्टर फयाज साहब ने भी बताई है उस वजह से, और ये मार्च में। और ये मार्च की सोइंग जो है इसको अवॉइड करें, और अप्रैल में जब सोइंग करेंगे तो ये है कि गुलाबी सुंडी का हमला भी कम आएगा, क्योंकि एक स्टेज उसकी गुजर चुकी होगी, थोड़ा सा उसका अटैक आएगा। असल में होता ये है कि जब मार्च में फार्मर कॉटन लगाता है तो उसको यील्ड मिल जाती है, लेकिन क्या होता है कि वो पिंक बोलवर्म का सोर्स बन जाता है। पिंक बोलवर्म को कंटिन्यूस एक होस्ट मिल जाता है, बॉल्स मिल जाते हैं जिसमें वो अपनी जो है पॉपुलेशन को कंटिन्यू करता है, जिसकी वजह से उस फार्मर को तो बेशक गुलाबी सुंडी की वजह से इतना नुकसान ना हो, लेकिन जो नॉर्मल सीजन में जैसे मई में जिसे सोइंग करनी है तो उसकी सारी क्रॉप खराब हो जाएगी। क्योंकि वहां पे एक उसका जो है कैनोपी डेवलप हो चुकी होगी उस एरिया में, और वहां से पिंक बोलवर्म शिफ्ट होगा। और जो नॉर्मल सोइंग वाले फार्मर बेचारे हैं, जैसे आजकल हो रहा है
कि जो नॉर्मल सोइंग मई में सोइंग करते हैं उनके पास कुछ नहीं बचता, वो पिंक बोलवर्म से भी उनका अटैक होता है, उसके अलावा वायरस भी आ जाता है। तो ये सारा अर्ली सोइंग से शिफ्ट होता है नॉर्मल सोइंग पे। तो इसीलिए ये बैन लगाया गया था कि अप्रैल से कबल काश्त ना करें। लेकिन इस दफा फिर उन्होंने फार्मर्स ने मार्च में काश्त की है, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, विल्टिंग के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसके अलावा जो है वायरस भी आ रहा है। तो ये काफी सारे प्रॉब्लम्स ही सोइंग डेट की वजह से हैं। और इसके अलावा एक बहुत अहम पॉइंट है सीड। हमारी तरफ से ये रिकमेंडेशन होती है कि सर्टिफाइड सीड यूज करें। अगर आपने कॉटन की अच्छी पैदावार लेनी है, सीड अच्छा होगा तो पैदावार अच्छी होगी। और सर्टिफाइड सीड मोस्टली जितना भी वैरायटीज लग रही हैं, ज्यादातर फार्मर्स जो हैं अनअप्रूव्ड वैरायटीज लगा रहे हैं। आप अगर विजिट किया है या आपके पास डाटा भी अवेलेबल होगा, क्योंकि हमने तो लास्ट टाइम विजिट किया था, तो जितने भी फार्मर्स हैं मोस्टली फार्मर तकरीबन 50 to 60% जो फार्मर है उन्होंने अनअप्रूव्ड वैरायटीज लगाई हुई हैं। तो आप खुद देखें कि जब सर्टिफाइड सीड नहीं लगाएंगे, अप्रूव्ड वैरायटीज नहीं लगाएंगे, तो ये प्रॉब्लम्स आएंगे। क्योंकि बीटी के नाम पे अगर वो बीटी है उसमें टॉक्सिन है ही नहीं, तो पिंक बोलवर्म तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वो फार्मर कहेगा मैंने बीटी कॉटन लगाई है, लेकिन उसके अंदर वो टॉक्सिन ही नहीं होगा, बीटी टॉक्सिन लेवल ही पूरा नहीं होगा, तो वो इन्फेस्टेशन बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं, अगर इन चीजों को मद्देनजर रखा जाएगा तो नेक्स्ट सीजन में इंशाल्लाह जो है पिंक बोलवर्म का जो है इन्फेस्टेशन कम होगी। जी थैंक यू मैम। इंशाल्लाह मैम मेरे कोलीग हैं हाजी मोहम्मद, क्योंकि ये भी फील्ड जो है वो विजिट करते रहते हैं और फार्मर्स से जो है वो मुलाकात करते रहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि जैसे पत्ता मरोड़ वायरस है जो कि कपास का ये एक अहम जो है वो बीमारी है जो कि कपास की फसल को बहुत बुरी तरह जो है वो डैमेज करती है। तो इसके जो फार्मर्स जो वो कह रहे हैं कि जो जब वो किसानों को विजिट करता है तो मोस्टली किसान जो वो शिकवा करते हैं कि आप मतलब रिसर्च हो रही है लेकिन फिर भी इसका मुकम्मल तौर पे जो है वो पेस्टिसाइड्स के थ्रू या कल्चरल प्रैक्टिसेस के जरिए भी इसका कोई इलाज जो है वो नहीं है कि जिससे हमारी फसल कपास की फसल जो है वो पत्ता मरोड़ वायरस से बच जाए। तो इसके बारे में आप जो है वो किसान भाइयों की थोड़ी सी रहनुमाई फरमाए कि वो किस तरह से अपनी कपास जो है उसको सफेद मक्खी के जरिए ये जो बीमारी है, ये जो पत्ता मरोड़ वायरस है, इसको किस तरह से बचा सकते हैं और डैमेज से, ताकि हमारी फसल जो है वो बच जाए। जी जी, एक्चुअली ये जो कॉटन लीफ कर्ल वायरस है, इसके लिए हमारे पास अभी तक कोई ऐसी वैरायटी नहीं है जो रेजिस्टेंट हो। तो इसके लिए जितनी वैरायटीज हैं वो टॉलरेंट हम उसे कह सकते हैं कि उसमें पैरेलल टॉलरेंस, मतलब उसमें वायरस भी आ जाता है लेकिन वो चलती भी रहती है। वैरायटीज अब जो बनी है उसमें इसमें पैरेलल टॉलरेंस है, पैरेलल रेजिस्टेंस कह सकते हैं, मतलब कंप्लीट रेजिस्टेंट नहीं है कि वायरस आएगा लेकिन वो वैरायटी चलती रहेगी। आजकल ऐसी वैरायटीज आ चुकी हैं फील्ड में, वो लगाएं। दूसरा ये है कि आप व्हाइट फ्लाई की बात करते हैं, तो व्हाइट फ्लाई जो है इसका एक वेक्टर है, व्हाइट फ्लाई को मैनेज करना जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि अगर व्हाइट फ्लाई ज्यादा है तो वायरस ज्यादा होगा, व्हाइट फ्लाई कम है तो वायरस कम होगा। अगर व्हाइट फ्लाई है तो वायरस ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये वेक्टर के तौर पे यूज होती है। इसके लिए जो है टेम्परेचर और काफी सारी कंडीशंस हैं जो फेवरेबल होंगी तो वायरस आएगा। ओनली व्हाइट फ्लाई जो है इसका मतलब रीजन नहीं है कि जी व्हाइट फ्लाई ज्यादा हो गई तो वायरस ज्यादा हो गया। तो इसके लिए जो है वैरायटीज, एक तो ऐसी वैरायटीज लगाएं जिसमें पैरेलल रेजिस्टेंस हो। दूसरा ये कि व्हाइट फ्लाई, क्योंकि मैनेज तो फार्मर कर रहा होता है व्हाइट फ्लाई को, तो व्हाइट फ्लाई को जैसे येलो स्टिकी ट्रैप्स है इनके जरिए मैनेज किया जाए। कल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो सही की जाए, ताकि जो है जिस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स है इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी व्हाइट फ्लाई को ज्यादा कर देता है। तो ये भी ज्यादा ध्यान से किया जाए कि व्हाइट फ्लाई बढ़ ना जाए, उस हिसाब से नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर यूज की जाए। तो दूसरा ये कि जब वायरस आ जाता है तो उसके लिए भी डिफरेंट रिकमेंडेशंस होती हैं, जैसे डॉक्टर फयाज साहब ने भी बताया ही होगा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह के स्प्रेज हैं या यूरिया का स्प्रे है, ये डिफरेंट उसके लिए रिकमेंडेशंस हैं। तो ये कहना कि व्हाइट फ्लाई की वजह से वायरस ज्यादा होता है, ज्यादा व्हाइट फ्लाई है, ये सही नहीं है। क्योंकि व्हाइट फ्लाई अगर कम भी होगी और एनवायरमेंटल कंडीशंस इसके लिए फेवरेबल होंगी वायरस के लिए, तो वायरस ज्यादा होगा। क्योंकि इस साल वायरस पिछले साल की निस्बत काफी ज्यादा है, क्योंकि पिछले साल 1.5% था और इस साल जो है 5.7% है वायरस। क्योंकि आप देखें बारिशें हो रही हैं, फेवरेबल कंडीशन इसको मिल रही है, तो इस वजह से वायरस ज्यादा है। जी जी मैम बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इंजीनियर मुश्ताक गिल साहब हमारे सीईओ हैं, उन्होंने ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने एक्सपर्ट्स की बात सुनी, कुछ जो है फार्मर के लिए खासकर मियां साहब
राजनपुर से बात कर रहे थे, उन्होंने जिक्र किया कि जो अर्ली प्लांटेड कॉटन थी उसमें भी इशू आए, और खासकर जो वीट के बाद, गन्नम के बाद कॉटन आई, उसमें तो जो है वो वाइट फ्लाई और उसके बाद वायरस का इशू भी आ रहा है। ये बड़ी परेशान कुन बात है। इसमें तो एक्सपर्ट्स की राय है, मैं तो एक्सपर्ट तो नहीं हूँ इस सिलसिले में बिल्कुल, बल्कि मेरा जो थोड़ा बहुत कॉटन के बारे में एक्सपीरियंस है वो पानी और इरिगेशन के हवाले से तो हो सकता है, लेकिन मैंने मियां फयाज साहब ने जिस तरीके से और बाकी एक्सपर्ट्स ने जिस तरीके से जवाब दिए, वो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हमें मीट करना है। तो मैं इस मरहले पर यही कह सकता हूं कि इस दफा काफी फेवरेबल कंडीशंस हैं। जिस तरह बारिशें हो रही हैं, मैं तो इस वक्त यूएसए में हूं, अभी अगले हफ्ते तक इंशाल्लाह वापस आऊंगा, लेकिन ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल दरपेश है वो ये है कि हमें आगे जो है वो ये मानसून बड़ा अनप्रेसिडेंटेड सा है, यानी जो है हमारा बारिशें हो रही हैं। तो इस सिलसिले में अगला लम्हा जो कॉटन के लिए अगस्त और सितंबर आ रहे हैं वो बहुत ही जो है क्रिटिकल हैं। तो इस सिलसिले में मेरा ये यहाँ सावी की ये बैठक इधर हुई है, उस हवाले से हमें बाकी भी प्लांट प्रोटेक्शन की तो तरफ तो जो दी जा रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें जो एक्सेस वाटर है, जो बारिश का पानी है, उसको कॉटन के फील्ड से कैसे ड्रेन आउट करना है, उस सिलसिले में जिस तरह पहले बात की गई कि हमारे इस वक्त जो है वो तकरीबन सारी की सारी हमारी कॉटन जो है पंजाब में, तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ वो बेड प्लांटेड है। तो इस सिलसिले में अभी जो हमारा सितंबर, खासकर इसको कॉटन के हवाले से सितमगर भी बोलते हैं, तो इसके लिए हमें हर लिहाज से तैयार रहना होगा। तो मेरी सजेशन होगी, जहां मैं सावी की तरफ से फयाज साहब और बाकी एक्सपर्ट्स के इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, वहां मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगला हमारा जो प्रोग्राम है बैठक का, वो इस हवाले से हो कि हमें किस तरह कॉटन के पानी को ड्रेन आउट करना है, जो बारिश का पानी है उससे खेतों को, और जो फसल हमारे पास है जहां हम वो वायरस का और वाइट फ्लाई और इसी तरह का बाकी जो पेस्ट हैं उनका मुकाबला कर रहे हैं, तो वहां पर हमें देखना होगा कि ये जो गैर मुतवक्को बारिशें हैं इनको हमें इस तरह मैनेज करना होगा। मैं फिर बहुत मशकूर हूँ मियाँ साहब सावी की तरफ से, मियाँ साहब आपका, मैडम सायरा आपका, जिस तरीके से आपने प्रोग्राम मेरे लिए ये एक बड़ा अच्छा जो था वो बाइस बना इंफॉर्मेशन का। और इस सिलसिले में हमें सब ने मिलके, क्योंकि कॉटन हमारा फ्यूचर है, हम ये नहीं समझते कि अफोर्ड कर सकते कि हम कॉटन जो है वो उसको उसके एरिया को कम करें। हमें उन फार्मर्स को हमें हर महाज पर हमारा जो है हमें उनको जो है उनकी जो भले हम प्राइवेट सेक्टर में हैं, पब्लिक सेक्टर में हैं, या उस तरीके से हमें उन कॉटन फार्मर्स को मदद करनी चाहिए कि हम इन आफात से हम कैसे कॉटन की इस मौजूदा फसल को बचा सकते हैं। मैं इस सिलसिले में यही इन अल्फाज के साथ मैं सावी की तरफ से आप सबका मशकूर हूँ कि आपने इस 1-1.5 घंटे की जो हमारी जो बैठक है इसमें आपने इनपुट्स दी, आपने कंट्रीब्यूट किया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आपके अल्फाज जो है वो बहुत मायने रखते हैं हमारे लिए, हमारे एक्सपर्ट्स के लिए कि ये हर इंसान जितने भी, अगर हम जैसे मुश्ताक गिल साहब ने कहा कि चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, चाहे कोई गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है, वो सब जो है वो मिलके इसी कोशिश में है कि हमारे फार्मर्स जो हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके। चाहे वो कपास के फार्मर्स हैं, गंदम के हैं, चावल के हैं, सब मिलके कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो ज़रात है वो जो है उसका लेवल जो डाउन चला गया था वो ऊपर जाए, और हमारे किसान जो है उनको ज्यादा से ज्यादा जो है वो फायदा पहुंच सके और हमारी ज़रात जो वो बेहतर से बेहतर हो सके। इसी के साथ में अपनी आज की बैठक जो है वो इसका इख्तिताम करती हूँ, और अपने मेरे मुअज़्ज़ज़ जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर राबिया, डॉक्टर फयाज साहब, इन सब का इनका बहुत शुक्रिया करती हूँ, अपने तमाम जिन्होंने हमें पार्टिसिपेट किया इस जूम प्रोग्राम में और क्वेश्चंस पूछे, सवालात पूछे, उनका भी बहुत शुक्रिया।
फेसबुक पे जिन जिन नाजरीन ने हमें ज्वाइन किया और उन्होंने इस प्रोग्राम को सुना, उन सबका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली बैठक में जो जैसे गिल साहब ने कहा, हम जरूर कोशिश करेंगे कि इस चीज़ पे भी प्रोग्राम करें कि जैसे मानसून की बारिशें हो रही हैं तो हम जो ज्यादा पानी जो हमारे खेतों में खड़ा हो गया, जो हमारी फसल जो है उसको नुकसान पहुंचा रहा है, उसको किस तरह से ड्रेन आउट करें, किस तरह से निकालें ताकि हमारी फसल को नुकसान ना हो। इसी के साथ अपनी मेजबान सायरा सईद को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों और नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।